फिल्म जो हाल ही में बनी एक हिस्टोरिकल ज्योतिबा फूले के नाम, जिसे रिलीज होने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड को भी बीच में आना पड़ा। दरअसल इस फिल्म में 1857 से पहले की घटना पर आधारित एक रियल हिस्ट्री है। 1857 के दौर में जातिवाद, ब्राह्मण, ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तार से फैला हुआ था। उच्च जाति वाले नीचे जाति वाले को शूद्र मानते थे, यहाँ तक कि उनका साया भी उनको पसंद नहीं था। नीची जात वाले जब जिस राह पर चलते थे तो अपने पीठ या कमर पर झाड़ू बांध के लिया करते थे ताकि उनके चलने के निशान मिट जाया करें। इन सबको खत्म करने वाले ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1857 सतारा जिले में हुआ, जो बाद में अपने फैमिली के साथ पुणे में शिफ्ट हो गए। यहाँ से स्टार्ट होता है टर्निंग पॉइंट। तो आइए जानते हैं इस वीडियो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट ज्योतिबा फूले ने कैसे खत्म किया अपने दौर में। तो आइए जानते हैं। ज्योतिबा फूले अपने पिता के साथ रहकर फूल सजाने उगाने का काम सीखा और अपनी प्राथमिक शिक्षा घर से पूरी और हाई स्कूल की शिक्षा सन 1847 में आपने स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से। उनके जो फादर पिता थे वो एक आम माली थे। वो फूल बेचकर अपना घर बार चलाया करते थे। अपने फादर की इसी फूल की दुकान पर काम करते ही वो पहली बार ज्योतिबा फूले ने ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट को एहसास भी किया था। दरअसल हुआ ये कि ज्योतिबा फूले के फूल की उसी दुकान पर बतौर मुंशी काम करने वाला जो लड़का था वो एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी शादी हुई तो उसने अपनी शादी पर इनवाइट किया, लेकिन ना तो ज्योतिबा फूले को और ना उस ब्राह्मण मुंशी जो लड़का काम करता था उसको एहसास था कि निचली जाति वाले को इस तरह से शादी में इनवाइट नहीं किया जा सकता। जब ज्योतिबा फूले उस शादी को इनवाइट करने के लिए पहुंचे तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि फौरन ही किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे इस शूद्र को यहाँ पर किसने बुलाया है। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा फूले फौरन बाहर निकाल दिए गए। कम उम्र ज्योतिबा फूले जो अभी कमसिन बच्चे थे, लेकिन इस घटना से दिल पर एक गहरी चोट लगी। मगर जातिवाद को उनका पूरा सच भी पता चल गया और उनको पता चल गया कि इस जहर से निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन। इसकी शुरुआत भी उन्होंने घर से ही की। वो इस तरह जो कि वो दिन भर वो काम करते थे और रात में अपनी बीवी सावित्री बाई को पढ़ाया करते। नतीजा ये हुआ कि फाइनली 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर इस जोड़े ने लड़कियों का एक स्कूल की शुरुआत, जिसमें ज्योतिबा फूले की बीवी जो अभी बहुत कम उम्र की थी, उन्होंने एक टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में वहाँ पर पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं। बमुश्किल 9 लड़कियाँ आया करती थी। इसकी वजह ये थी कि ये दोनों उस दौर में जो कर रहे थे वो नॉर्मल बात नहीं थी। इसकी मेन वजह ये थी कि ये दोनों सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे जो कि हजारों सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। औरतों को शिक्षा तालीम देने का उस दौर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दरअसल निचली जाति शिक्षा तालीम हासिल करें और ऊंची जाति वाले को पढ़ाएं, ये ऊंची जाति वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने धर्म के खिलाफ एक बगावत के तौर पर देखा और ज्योतिबा फूले और उनकी बीवी सावित्री बाई को हर तरह से कंट्रोल करने के लिए हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले ऊंची जाति वाले ब्राह्मण ज्योतिबा फूले की शिकायत उनके पिता से की कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उनके पिता ने डरकर अपने बेटे को मशवरा दिया कि स्कूल बंद कर दो। बेटे ने पिता की बात जब न सुनी तो पिता ने सोसाइटी के प्रेशर में आकर अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ज्योतिबा फूले और उनकी बीवी सावित्री बाई घर से निकालने जाने के बावजूद भी ये सिलसिला वैसे ही जारी रखा पढ़ाने का। 1851 तक इन दोनों ने लड़कियों के 3 स्कूल खोल चुके, जिसमें पढ़ने वालों की तादाद 150 के करीब पहुंच गई थी। कुछ वक्त के बाद ही ज्योतिबा फूले ने एक सत्य शोधक सोसाइटी या संगठन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद भी था कि पिछड़ी जाति के लोगों जो थे उनको शिक्षा का हक दिलाना, क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले सैकड़ों हजारों साल से चला आ रहा था कि तालीम हासिल वो करेगा और कौन नहीं करेगा। तालीम हासिल करने वालों की कौन सेवा करेगा, मतलब कि पिछड़ी जाति के जो लोग वो चाहकर भी शिक्षा नहीं ले सकते क्योंकि उनको ये अधिकार ही नहीं। ज्योतिबा फूले को इस संगठन को अलग अलग शाखाएं पुणे और मुंबई में खोली गई,
जिसका असर ये हुआ कि 10 साल के अंदर ही जो पिछली जाति के लोग थे उनमें एक ऐसी क्रांति पैदा हुई। हालात तो ऐसे बन गए कि जब विवाह के लिए पंडित या पुरोहित बुलाना पड़ता तो ब्राह्मण को नहीं बुलाते थे, उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। जिसके जवाब में अब दूसरी तरफ पिछड़ी जाति को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी कोई प्रार्थना बिना संस्कृत के ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती। इसको ज्योतिबा फूले ने खुद आकर जवाब दिया कि जब तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बांग्ला हर जबान में ईश्वर के तक प्रार्थना पहुंच सकती है तो पिछड़ी जाति की क्यों नहीं पहुंचेगी। और तो और ज्योतिबा फूले ने खुद पुरोहित बनकर या पंडित बनकर जिम्मेदारी ये संभाली, जिसकी वजह से पिछड़ी जाति वाले को बहुत ही हिम्मत और साहस मिला और ज्योतिबा फूले ने जातिवाद की पोल खोलने के लिए एक किताब भी लिखी जिसका नाम गुलामगिरी है। इस किताब को ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पुरोहित, पंडित और तमाम ग्रंथों के बारे में लिखा। वो इतना एक्सट्रीम लेवल तक है कि उसका यहाँ पर एक्सप्लेन मुनासिब करना नहीं होगा। बस आप अपनी भाषा में ये समझ लीजिए कि उस किताब में उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि ब्राह्मणों ने अपने पेट पालने के लिए इन ग्रंथों का सहारा लिया और अज्ञानी नीच जाति वालों को अपना गुलाम बना। बल्कि ये सब वही बातें हैं जिसको ज्योतिबा फूले ने अपनी उस किताब में अल गुलामगिरी में लिखा है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे। हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनको अपना गुरु मानते थे वो 3 लोग थे, गौतम बुद्धा, कबीर दास जी और तीसरे ये ज्योतिबा फूले ही थे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा देश मिलते हैं बड़ा नेक्स्ट ही सरल वीडियो। है, ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना।